हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो 10th का जो परिमेय संख्या टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको भी हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, परिमेय संख्याओं से। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख ली जाए। तो परिभाषा में बोला जाता है कि वे संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त यह है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर P तथा Q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक है। और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या में अगर हर का मान 0 हो जाए तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए यहाँ पर Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक के बारे में हम जानते ही हैं, धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं और शून्य होता है। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल से समझे इसको, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर जो 3/4 है ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर यह जो 3 है यह भी पूर्णांक है और यहाँ पर जो 4 है यह भी पूर्णांक है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त किए हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ऐसे यहाँ पर कोई निगेटिव नंबर आ जाए ऊपर, जैसे यहाँ पर -5/7 हो जाए तो ये भी क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है और नीचे हर 0 के बराबर नहीं है, यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद से यहाँ पर अगर हम लोग लिखें ऐसे, सिर्फ हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, यहाँ पर एक ही संख्या दिख रही है, जबकि हम लोग यहाँ पर देखे थे कि P/Q होना चाहिए, बट्टा तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5/1 तो इसको लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, 5/1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह भी P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो जब यह P/Q के रूप में व्यक्त हो गया तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये तो हो गया फ्रैक्शन वाला। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कोई डेसिमल दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 0.5 दे दिया जाए, यह भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे P/Q के रूप में लिखेंगे तो 10 से ऊपर भी गुणा कर दिया जाए, 10 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 5 और फिर बदले में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा बट्टा 10। अब 5 से अगर काट दिया जाए तो यह 1/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूना 10, ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या था, एक शांत दशमलव था, और शांत दशमलव को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब वैसे ही जो अशांत दशमलव होता है, जैसे यहाँ पर क्या ले लिया जाए, 0.333, इसी तरह से यह अनंत तक चला गया है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको भी हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, इसको भी देख लिया जाए। जैसे यहाँ पर 0.3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, जो भी डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर P/Q के रूप में लिखें तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसमें जो यहाँ पर 3 बार दिख रहा है उसको ऐसे पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं और नीचे जितने अंकों का रिपीटिशन होता है उतने 9 से भाग दे दिया जाता है। अगर यहाँ पर 2 अंक रिपीट होते तो 99 से भाग देते, 3 अंक रिपीट होते तो 9 से 99 से भाग देते। हो गया क्लियर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद से जो पूर्णांक होते हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ 5 था तो ये भी क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। फिर वैसे अगर कोई शांत दशमलव है तो ये भी परिमेय संख्या है, और अशांत दशमलव है तो यह भी परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या क्या परिमेय होते हैं इसको एक बार ऐसे लिख कर देख लिया जाए। क्या क्या हो सकता है, कोई भिन्न हो, कोई फ्रैक्शन होगा, यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद से अगर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक, तो यह भी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद से और हम लोग क्या देखे थे, अगर दशमलव में शांत दशमलव है, शांत दशमलव, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव है तब भी, और अशांत दशमलव है तब भी यह परिमेय संख्या ही होगी। हो गया क्लियर। भिन्न के रूप में हम लोग एग्जाम्पल क्या देखे थे, भिन्न में ये आ जाएंगे 3/4 -5/7, ये क्या है, भिन्न है, और ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। उसके बाद से पूर्णांक में हम लोग क्या देखे थे, अभी एग्जाम्पल में देखे थे 5 लिखे थे और 5 को ही हम लोग 5/1 कर दिए थे। वैसे ही अगर हम लोग देखें माइनस अगर 10 हो तो इसको भी हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, -10/1 लिख देंगे। किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से भाग दे देते हैं या उसके हर में 1 लिख देते हैं तो संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। हो गया क्लियर। उसके बाद से शांत दशमलव देखे थे। शांत दशमलव में क्या होता है कि कुछ अंकों बाद जाके दशमलव का जो भाग होता है वो कट जाता है, यानी यहाँ पर 0.5, इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर जाते जाते दशमलव खत्म हो गया, इसके आगे कोई रिपीटिशन नहीं हुआ है। ये शांत दशमलव है और शांत को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही अगर अशांत दशमलव हो तो उसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर भिन्न होगा तभी परिमेय होगा, पूर्णांक होगा तब भी परिमेय होगा, शांत दशमलव होगा तब भी, और अशांत दशमलव होगा तब भी यह परिमेय संख्या ही होगा। हो गया क्लियर? चलिए, अब यह तो हो गया, यह तो हम लोग जान लिया कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यह भी जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसको पहले एग्जाम्पल समझा जाए। तो जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम लोग √2 लिखें, √2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का वर्गमूल। और जब हम लोग 2 का वर्गमूल करते हैं तो न तो दशमलव अंकों का रिपीटिशन होता है, न तो आवर्तन होता है, यानी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, और दशमलव जो होता है वो शांत भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर √3 है, इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। √5 है, इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? वैसे √7 भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग √9 की बात करें, √9, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? जब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह 3 के बराबर हो जाएगा। और अभी हम लोग देखे थे अगर कोई पूर्णांक मिल जाए तो उसके नीचे यानी बट्टा में हम लोग 1 लिख के उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या है। हो गया क्लियर? हाँ, इसके अलावा जो रूट के भीतर देख रहे हैं, इसके अलावा पाई भी अपरिमेय संख्या ही होती है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यह अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो पाई होता है वह भी अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या क्यों है इसको भी समझ लिया जाए। जैसे हम लोग जानते हैं पाई की परिभाषा से, अगर कोई वृत्त ले लिया जाए, ये क्या है? वृत्त है, और ये इसका व्यास है। तो परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई के बराबर होता है। लेकिन यह देखा जाता है कि जब परिधि पूर्णांक में लिया जाता है, अगर हम लोग वृत्त को छोटा बड़ा करके किसी तरह से परिधि को पूर्णांक ले लेते हैं तो जो व्यास होता है वो पूर्णांक नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जब व्यास को अगर हम लोग छोटा बड़ा करके किसी तरह से पूर्णांक बना लेते हैं तो परिधि पूर्णांक नहीं प्राप्त होती है। हो गया क्लियर? तो इस तरह से हम दोनों को पूर्णांक में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक पूर्णांक होगा तो दूसरा पूर्णांक नहीं होगा, अगर दूसरा पूर्णांक होता है तो पहला पूर्णांक नहीं होगा। इस तरह से पाई का जो मान है वो भी क्या है? वो भी अपरिमेय संख्या ही है। वैसे तो हम लोग पाई का मान 22/7 रख देते हैं, यह सिर्फ एक निकटतम मान है इसका, यह एक्चुअल मान नहीं है। तो हम लोग पाई के मान को 22/7 नहीं लिख सकते हैं। मतलब वैसे तो काम चलाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? काम चलाने के लिए 22/7 रख लेते हैं। लेकिन यह इसका रियल वैल्यू नहीं है, यह इसका निकटतम वैल्यू है जो कि काम चलाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे देखें पाई का मान 22/7 होता है तो वैसे तो दिख ही रहा है कि अभी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय होना चाहिए, जबकि ये परिमेय नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग इसको पूर्णांक लेते हैं तो ये जरूर डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर वैसे ही हम लोग इसको पूर्णांक लेते हैं तो ऊपर वाला जरूर डेसिमल में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा। हो गया क्लियर? तो पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ई है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है। अब ई क्या है इसको समझ लिया जाए। तो हम लोग जब log x लिखते हैं, log x, तो उसका जो बेस होता है वह ई होता है। और इसी ई को हम लोग अगर हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करना चाहें तो कभी भी इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका मान 2 और 3 के बीच में रहता है, लेकिन इसको हम लोग परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, आराम से हम लोग पहचान सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास का प्रयोग करेंगे, कंट्रेडिक्शन का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग किया जाता है इसको प्रयोग करने के लिए हम लोग जो भी हम लोग सिद्ध करने वाले होते हैं उसका उल्टा मानते हैं और किसी तरह से ऐसा तर्क प्राप्त करते हैं जिससे हम लोग खुद को ही गलत साबित कर सके। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा हम क्या ना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट जो 5 दिया गया है, हाँ, इस पर एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं।
जैसे अगर हम लोग को सिद्ध करना है किसी व्यक्ति को कि वह चोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यह मान लेंगे कि वह चोर नहीं है। अब क्या करेंगे, अब उसके सामने चाबी छोड़ देंगे या मतलब कोई भी कीमती सामान होगा उसके सामने छोड़ देंगे और देखेंगे कि वो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो अगर वो सामान चुरा लेता है, यानी घर पे लौटने के बाद से अगर सामान कुछ गायब मिलते हैं, तो हम लोग का जो मानना था कि वह चोर नहीं है वो गलत साबित हो जाएगा और वापस हम लोग को फिर से मानना पड़ेगा कि वह जो व्यक्ति है वह चोर है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोग को मान लेना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम लोग इस समय अभी मान लेंगे कि कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको, परिमेय संख्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। और जानते हैं कि जब परिमेय संख्या इसको मानेंगे तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू लिख सकते हैं p अपान q। और आगे क्या लिखेंगे, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम लोग जब 10/15 लिखते हैं तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 10 और 15 के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग 5 से काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और ये नीचे वाला 3 बार में जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, यह 2/3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम लोग यह मान लेंगे कि p अपान q के बीच भी, यानी जो p और q है उनके बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हो गया। और इसके अतिरिक्त जो हम लोग मानते थे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको भी लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर दिया जाए इसका। 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्गमूल नहीं करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाए। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर पहले इसको किनारे कर लेते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, 5 होगा। और जब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर अपान, यहाँ पर हो जाएगा q का स्क्वायर। क्या हो गया, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। अब यदि q स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5q स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर। क्या हो गया, 5q स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर। इसको अगर पलट दिया जाए तो लिखा जा सकता है p स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर। क्या हो गया, p स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 5 है और q स्क्वायर है, जब इन दोनों का हम लोग गुणा कर रहे हैं तो p स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वह p स्क्वायर का गुणनखंड है। 5 क्या है, p स्क्वायर का गुणनखंड है। और जब 5 p स्क्वायर का गुणनखंड है तो यह p का भी गुणनखंड होगा। अगर कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग के गुणनखंड में है तो वह उस संख्या का भी गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर 5 जो है वो अगर p स्क्वायर का गुणनखंड है तो जो p है उसका भी गुणनखंड होगा। हो गया क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 5 क्या होगा, p का गुणनखंड होगा।
गुणनखंड है। अरे किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पर हम लोग 25 बराबर या कोई भी संख्या ले लिया जाए, अगर हम लोग 25 बराबर 5 गुणे कुछ लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 होगा वह 25 का गुणनखंड है, और जब 25 का गुणनखंड है तो इसका वर्गमूल का भी गुणनखंड होगा, यानी 5 का भी गुणनखंड होगा। हो गया क्लियर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब 5 p का गुणनखंड है तो हम लोग p को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p बराबर लिख सकते हैं 5r, यानी p को हम लोग 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और r जो है वो कोई दूसरा कोई पूर्णांक है। तो यहाँ आप लिख देंगे जहाँ r क्या है, r एक पूर्णांक है। ये हो गया। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। अब जो 5r का मान है, जो p का मान है 5r, इसको रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पर रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे इसको। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर रखा जाए इसको। तो जब इसमें हम लोग इसका मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा पूरा 5q²। एक मिनट, यहाँ पर क्या करना है, p का मान रखना है 5r, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5r का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q²। क्या हो जाएगा, 5q² के बराबर हो गया। अब इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 25, और r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह r², और यहाँ पर 5q² है। अब अगर 5 से काटा जाए तो यहाँ पर जो 25 है वह एक बार कटेगा, मतलब 5 बार में जाएगा यह। तो इसको हम लोग थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। क्या करेंगे, जब 5 से काटेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पर 5r² इक्वल टू q²। यदि इसमें अगर हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, पूरा उलट कर लिख देते हैं इसको, तो जो q² होगा वह किसके बराबर होगा, यह q² होगा 5r² के बराबर। और जैसे यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाले थे कि p² जब 5q² हुआ था तो हम लोग क्या मान लिए थे, क्या समझ लिए थे कि जो 5 है वह p का गुणनखंड है। वैसे ही यहाँ पर भी q² इक्वल टू हो गया 5r²। तो यहाँ पर जो 5 होगा वह q का भी गुणनखंड होगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 5 है वह q का भी गुणनखंड है, 5 q का भी गुणनखंड है, हो गया क्लियर। और जब 5q का गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग शुरू में जो मान के चले थे वहाँ पर हम लोग माने थे कि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो 5 है वह p का भी गुणनखंड है, और जो 5 है वह q का भी गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग शुरू में मान कर चले थे वह गलत माने थे, जो भी माने थे हम लोग क्या माने थे, गलत माने थे। और जब गलत माने थे इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो हम लोग √5 को परिमेय संख्या माने थे वह गलत है, और जो √5 है वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पर मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार 5 p तथा q दोनों का गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, जो हमारी धारणा का विरोधाभास है, जो भी हम लोग सोच के चले थे उसका विरोधाभास है, जो हमारी धारणा का विरोधाभास है, कंट्रेडिक्शन है, विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। हम लोग को बाद में मानना ही पड़ा कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। शुरू में तो हम लोग मान लिए थे कि जो √5 है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या के जो कंडीशन होते हैं उस पर खरे नहीं उतर पाया, इसलिए लास्ट में मानना पड़ा कि जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, या बोल सकते हैं एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
हो गया। चलिए अब इस पर कुछ होमवर्क मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सिद्ध करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग सिद्ध किए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, वैसे हम लोग को यह भी सिद्ध करना है, होमवर्क के रूप में है यह, आप लोग होमवर्क कर लेंगे। सिद्ध करना है आप लोग को जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर वैसे ही जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वह भी एक अपरिमेय संख्या है। एक और लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं आने वाला है, थोड़ा भी इसमें अंतर नहीं आने वाला, मतलब हल्का फुल्का अंतर आएगा। कहाँ पर अंतर आएगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या माना गया था, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि माना स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, यह मान लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर तब हम लोग को मानना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू पी अपान क्यू, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर पी तथा क्यू के बीच में कोई उपनिष्ठ पूर्णांक नहीं है, कोई उपनिष्ठ फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद से जब इसको हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया था, लेकिन यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 2 रहेगा, फिर यहाँ पर भी 2 रहेगा, 5 की जगह पर 2 आता रहेगा, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि जो 2 होगा वह पी का गुणनखंड है। फिर वैसे ही जब पी का मान लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2r लिखेंगे। यहाँ पर 5r था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2r लिख देंगे। फिर वही उसी 2r को हम लोग समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, और जब 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 2q स्क्वायर। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बचेगा, और फिर से इसको पूरा उल्टा करके लिखेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग फिर से बोलेंगे कि जो 2 है वह q का भी गुणनखंड है, और लास्ट में सब वही बोलना है कि इस प्रकार p जो 5 है, यहाँ पर √2 होगा। हाँ, √2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो 2 है वह p तथा q दोनों का उपनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी धारणा का विरोधाभास है, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। जहाँ जहाँ पर 5 आया था वहाँ पर 2 कर देंगे तो आसानी से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर 3 के लिए भी जहाँ जहाँ पर यहाँ पर 5 आया था वहाँ पर हम लोग 3 कर देंगे तो इसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर यहाँ पर भी हम लोग 7 रख देंगे तो इसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है। हो गया क्लियर। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है कॉपी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम लोग को मानना पड़ेगा कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी उल्टा ही मानेंगे, सिद्ध करना है अपरिमेय लेकिन मानेंगे परिमेय। सिद्ध करना है अपरिमेय और हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे परिमेय इसको। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, माना 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, इसको क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। और जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो p अपान क्यू के रूप में व्यक्त भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू p अपान क्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अपान क्यू के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे p तथा q पूर्णांक है और जो q का मान है वह 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें उभयनिष्ठ वाला जो हम लोग बात लिखे थे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इधर अकेला बचे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 3 है इधर उसको लाना पड़ेगा इस साइड में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू p अपान क्यू -3। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू p अपान क्यू -3। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यह पूरा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू p और q का गुणा कर देंगे 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -3q अपान q। ये हो गया। अब 2 को भी जब इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू p -3q अपान 2q। जो यहाँ पर q ऊपर था यहाँ पर आके नीचे हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऊपर यहाँ पर 3q जो है वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में से जब पूर्णांक घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा,
यह भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये जो ऊपर वाला अंश दिख रहा है वो क्या होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ये पूर्णांक हो गया। और जो नीचे वाला है वो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णांक में अगर हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होती है। हो गया क्लियर। तो ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, तो क्यों ना इसको हम लोग एक नया पूर्णांक मान लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या मान सकते हैं, कैपिटल P अपान कैपिटल Q। और यहाँ पर भी जो Q का मान है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर हम लोग P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग एकदम बढ़िया से जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे प्रतीत होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अरे क्वेश्चन 1 में तो हम सिद्ध किए थे कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि परिमेय संख्या है। जो विरोधाभास है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं उसका विरोधाभास है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जबकि हम जानते हैं कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हम लोग यहाँ पर शुरू से मानकर चले थे वही हम लोग गलत मान लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ पर हम माने थे कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि इस शर्त पर यह खरे नहीं उतर पाया, इसलिए मानना पड़ेगा लास्ट में कि जो 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। एक मिनट, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। फिर से इसको समझ लिया जाए। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इसको मान लिया कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P अपान Q के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। तो P अपान Q मान लिए, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब पक्षांतर वगैरह करने के बाद से यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मान मिला है P - 3Q अपान 2Q। तो किसी भी पूर्णांक में, चूँकि हम लोग शुरू में ही माने थे कि जो Q है वो एक पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक में अगर हम पूर्णांक से गुणा करते हैं तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। और यहाँ पर जो P था वो भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से जब पूर्णांक घटाएंगे तो यह भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और नीचे यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तभी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इस तरह से निष्कर्ष यह निकलता है कि ऊपर भी पूर्णांक है, यानी अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। और जब दोनों पूर्णांक है तो इसको हम लोग एक नया पूर्णांक मान सकते हैं P अपान Q। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कड़ी में 5 है वह P अपान Q के रूप में व्यक्त हो गया, जबकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम लोग P अपान Q के रूप में इसको व्यक्त कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कड़ी में 5 है वह एक परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग एकदम पूरा बढ़िया से जानते हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हम लोग शुरू से मानकर चल रहे थे कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है, वह बात गलत है। और क्या हो जाएगा कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गया क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर 3 सवाल हैं, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर 7 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन तीनों को ही हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें हम लोग तीसरे का पहला क्वेश्चन देखना है। क्या दिया गया है कि 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, फिर से उल्टा ही मानेंगे, फिर से वही गलती करेंगे। 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसको हम लोग P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी लिखा जा सकता है कि 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 = P अपान Q।
ये हो गया। जहाँ जहाँ p तथा q पूर्णांक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ये तो हमेशा लिखना पड़ेगा कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, जब भी बट्टा दिख जाए तो हम लोग को यह मानकर ही चलना पड़ता है कि जो हर होता है वह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब हर 0 के बराबर हो जाएगा तो जो पूरी संख्या होगी, जो पूरा बट्टा होगा, वह एक अपरिभाषित संख्या बन जाएगी। और इसीलिए हम लोग को q को यानी हर को हमेशा 0 के बराबर नहीं रखा जाता, कभी भी इसको 0 नहीं होने देना चाहिए। हो गया। चलिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का परिमीकरण कर दिया जाए तो ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको थोड़ा हम लोग सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी करेंगे। तो नीचे पहले से ही था स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। इक्वल टू इधर कुछ नहीं करना है, इधर लिख देंगे p अपान q। उसके बाद से फिर क्या करना है, ऊपर तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 2 बार गुणा करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर बचेगा p अपान q। p अपान q हो गया। ऊपर मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा और नीचे जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू p अपान q। ये हो गया। अब इस 2 को हम लोग इस साइड भी भेज सकते हैं। जब इस साइड में भेजेंगे इसको तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 2p अपान q। ये हो गया 2p अपान q। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो 2p है वो क्या होगा, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में अगर पूर्णांक से गुणा करेंगे पूर्णांक ही प्राप्त होगा। पूर्णांक को जोड़ देंगे पूर्णांक में तब भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएंगे तब भी पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन अगर पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देते हैं तब जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक ही प्राप्त हो। गया क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो गुणा हुआ है तो क्या होगा, यह भी पूर्णांक था, चूंकि हम लोग पहले ही माने थे कि p और q दोनों पूर्णांक हैं। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो 2 होता है वो पूर्णांक होता ही है। तो अगर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और नीचे जो q है वो भी हम लोग जानते हैं पूर्णांक है, तो ऊपर भी पूर्णांक हो गया और नीचे भी पूर्णांक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मान है वो क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। और जानते हैं कि अगर यह परिमेय, हाँ यहाँ पर कड़ी में जो 2 का मान है उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो कड़ी में 2 का मान है उसको एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि जो कड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो होमवर्क दिए थे उसमें भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 को देखे थे और उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या थी। जबकि इसको देखने से क्या लग रहा है, इसको देखने से लग रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वह एक परिमेय संख्या नहीं है। यहीं पर हम लोग क्या कर लिए हैं, गलत मान लिए हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या है तो जो हम लोग ऊपर माने थे वही गलत मान लिया गया है। अतः 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यह अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मान लिए हैं एक परिमेय संख्या है। इसको क्या माने हैं, यह ध्यान देना है कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग को उसका उल्टा मानना है। परिमेय मान लिया गया है, तो जब इसको परिमेय मानेंगे तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग p अपान q लिख सकते हैं। यानी इसको अगर इसको p को पूर्णांक मान लिया जाए और q को पूर्णांक मान लिया जाए तो इसको हम लोग p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों तरफ यानी अंश और हर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि जो हर है उसका परिमेयकरण हो सके। तो जब इसका हम लोग परिमेयकरण किए हैं तो ऊपर तो बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अरे एक ही संख्या का अगर 2 बार गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इधर जो p अपान q था उसको ऐसे लिखा गया है। अब क्या हुआ है कि ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा
और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर रूट है और यह स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा और इक्वल टू हो जाएगा p अपान क्यू। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर अलग किया जाए, इसको अगर हम लोग अलग करने की कोशिश करें तो 2 को भेजना पड़ेगा दूसरे साइड में। जब 2 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2p अपान क्यू, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या मिला, एक पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में कुछ मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वह एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग जानते हैं कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जाकर हम लोग गलत साबित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुरू से मानते हुए हम लोग आ रहे हैं कि 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, वही गलत है। यानी 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे में दूसरा क्वेश्चन है, इस वाले को सॉल्व किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। फिर से वही हम लोग करेंगे, यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय इसको मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। हो गया। और जब परिमेय संख्या है तो इसको p अपान क्यू के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। कैसे व्यक्त करेंगे, तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं p अपान क्यू। फिर से वही बात लिखना है कि जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, p तथा q पूर्णांक हैं और जो q का मान है वह 0 के बराबर नहीं है। हो गया क्लियर। अब 7 का अगर पक्षांतर किया जाए तो 7 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू हो जाएगा p अपान क्यू और इंटू 7 है तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ऊपर था, इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मान क्या मिला है, p अपान 7 क्यू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो p है ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। और जो यहाँ पर 7 क्यू है वह भी एक पूर्णांक है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि किसी पूर्णांक में अगर पूर्णांक से गुणा कर देते हैं तो भी एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस संख्या को हम लोग p अपान क्यू के रूप में, यानी पूर्णांक अपान पूर्णांक के रूप में व्यक्त करने में सफल हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है एक, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, इससे यह प्रतीत होता है, कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर हम लोग को मिस्टेक मिल रहा है, लास्ट में जो कमियाँ मिल रही हैं वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोग उल्टा मान लिए थे। यानी यहाँ पर जो हम लोग 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को परिमेय माने थे वही गलत है। यह क्या मानना चाहिए था, अपरिमेय मानना चाहिए। अतः हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, अतः 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखेंगे। अब तीसरा है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सॉल्व करना है। क्या दिया गया, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको भी सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी मान लेंगे, माना 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि में हम लोग हमेशा उल्टा मानते हैं, जो भी सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। तो जब इसको हम लोग परिमेय मानेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू p अपान क्यू। तो हम लोग देखते देखते पूरा याद ही हो गया है कि जब भी किसी संख्या को परिमेय मानते हैं तो उसको p अपान क्यू के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्याओं को p अपान क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं,
पी तथा क्यू पूर्णांक हैं और जो क्यू का मान है वह 0 के बराबर नहीं है। हो गया। चलिए आगे इसके साथ क्या करना चाहिए, फिर से हम लोग वही कोशिश करेंगे। 6 को भेज देंगे इस साइड में, पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा p/q माइनस 6। या जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू p और q का गुणा हो जाएगा 6 में, तो हो जाएगा -6q/q। यहाँ पर भी जैसे हम लोग पहले देखे थे इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में सेम उसी तरह यह भी सॉल्व किया गया है। यहाँ पर भी क्या मिला है, यहाँ पर ऊपर जो है वो पूर्णांक मिलेगा और नीचे जो q है उसको हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या है, पूर्णांक है। तो ऊपर भी पूर्णांक हो गया, नीचे भी पूर्णांक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है, लिखेंगे इससे यह प्रतीत होता है, यह प्रतीत होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। प्रतीत हो रहा है नहीं, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रतीत हो रहा है कि परिमेय है, जबकि हम एकदम पूरा कन्फर्म जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर हम लोग माने थे 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। यानी इसका उल्टा होगा, परिमेय माने थे लेकिन परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया क्लियर। तो चलिए पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।